अब बच्चे आप लोग को यहाँ बताने जा रहे हैं हम फ्राइडे का सेकंड लॉ का नेक्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम में क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखेंगे बच्चे। यहाँ क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक विद्युत धारा कॉपर सल्फेट तथा सिल्वर नाइट्रेट, यानी यहाँ पे दो कंपाउंड का नाम लिया गया। बच्चे क्वेश्चन पे ध्यान दें। एक विद्युत धारा कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 तथा सिल्वर नाइट्रेट, सूत्र क्या होता है AgNO3 के घोल में जो श्रेणीबद्ध है। अब आप बताइए क्या इस क्वेश्चन में श्रेणीबद्ध बोला गया है? तो जी हाँ सर बोला गया। जिस क्वेश्चन में श्रेणी क्रम बोलेगा, श्रेणीबद्ध बोलेगा, उस क्वेश्चन में फार्मूला आपका ये लगेगा बच्चा। ये ध्यान आप लोग रखिएगा। आपको उस समय भी हमने बताया था, जिस समय आप लोग को व्यंजक दे रहे थे उस समय बताया था जब क्वेश्चन श्रेणी क्रम के रूप में बोलेगा तो फार्मूला लगाना होगा M1/M2 = Z1/Z2 = E1/E2। इसके बारे में बताया था ना आपको, ठीक है। तो आज बच्चे उसी का प्रॉब्लम हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो श्रेणीबद्ध, यहाँ साफ बोल रहा है कि जो श्रेणीबद्ध है, जब श्रेणीबद्ध है तो श्रेणीबद्ध के रूप में आपका सूत्र ये लगेगा, ठीक है। उसका प्रवाहित की गई यदि किसी समय में 0.7 ग्राम तांबा मुक्त हो तो 0.7 ग्राम तांबा मुक्त हो रहा है, यानी तांबा का मतलब कॉपर सल्फेट नहीं, सल्फेट को यहाँ से हटा दिया, केवल तांबा मुक्त हो रहा है, तांबा मुक्त होता है तो उतना ही समय में कितना सिल्वर प्राप्त होगा। मतलब सिल्वर का मान निकालना है हमको। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यानी तांबा का M1, आखिर देखिए ग्राम इंडिकेट किसको कहता है? इलेक्ट्रोड पदार्थ की मात्रा को, है ना। यानी M1 का मान दिया हुआ है, लेकिन M2 का मान क्या करना है? निकालना है। M2 किसका निकालना है? तो सिल्वर का निकालना है। ये बच्चे बात ध्यान रखें। तो सूत्र तो आप लोग यहाँ पे देख लिए, ठीक है। आइए अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट सूत्र होता है CuSO4, क्योंकि दो कंपाउंड था ना, एक कॉपर सल्फेट और एक सिल्वर नाइट्रेट। तो कॉपर सल्फेट CuSO4, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 यहाँ पे हो गया। अब बच्चे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे निकाला गया कॉपर का तुल्यांकी भार। जैसे जब भी कोई दो कंपाउंड आपका दिया हुआ, पहला कंपाउंड CuSO4, दूसरा कंपाउंड AgNO3, तो जब भी कोई कंपाउंड रहे तो उस कंपाउंड से सबसे पहले तुल्यांकी भार आपको निकालना बेहद जरूरी है। ये बात ध्यान में रखें। तो आपको यहाँ पे आपको हमने तुल्यांकी भार कल के क्लास में निकालने के लिए बताए थे आपको। तो कॉपर का तुल्यांकी भार E1। पहले ये बताइए कॉपर है क्या? धातु है कि आयन है? तो सर धातु है, तो धातु का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? धातु का तुल्यांकी भार बराबर होता है धातु का परमाणु भार। तो कॉपर का परमाणु भार 63.5 अब बटा संयोजकता। तो आप बताइए CuSO4 में कॉपर का संयोजकता कितना होता है? तो 2 होता है, तो 2 यहाँ पे लिख दिया गया है। अभी ना बच्चे बताए थे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना, कॉपर का 2 और सल्फेट का 2 से 2 कटा होगा तो निकला होगा CuSO4। मतलब कॉपर का वैलेंसी 2 रहा होगा, 2 रह गया। अब इससे 2 से भाग दे दिया गया, 63.5 से बच्चा भाग दिया गया तो आपका मिल गया E1 बराबर 31.75 मिल गया आपका, ठीक है। उसके बाद बच्चे फिर यहाँ पे कहा गया तो जब कॉपर का निकालनी तो अब सिल्वर का निकाली, तो सिल्वर का तुल्यांकी भार मतलब कौन? E2। कॉपर हो जाएगा E1 क्योंकि पहले ना है और सिल्वर बाद है, तो बाद वाला कौन हो जाएगा? E2। तो E2 बराबर, अब बताइए सिल्वर का वेट होता कितना है? तो यानी सिल्वर धातु ना है, तो धातु का परमाणु भार आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ, देखिए यहाँ पे सिल्वर का वेट दिया हुआ ना 108 है, तो सिल्वर का परमाणु भार होता है 108। अब बटा, अब बताइए सिल्वर नाइट्रेट बनाने के लिए, सूत्र का निर्माण होने के लिए सिल्वर का वैलेंसी कितना रहा होगा? 1 रहा होगा, तो 1 यहाँ हो गया, 1 से डिवाइड किया गया तो E2 बराबर 108 आ गया, ठीक है बच्चे। यानी E1 निकल गया, E2 निकल गया। अब बताइए M1 का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 0.7 ग्राम। तो यही M1 का मान यहाँ पे लिख दिया। इतना ग्राम किसका था? तांबा का था, तांबा यहाँ लिख दिया गया। उसका तो M2 बराबर क्या कर दिया गया? वाट सर क्यों किए वाट? इसलिए क्योंकि यहाँ पे मांगा गया है कि उतना ही समय में कितना सिल्वर प्राप्त होगा, यानी सिल्वर प्राप्त होगा, यानी M2 बराबर वाट ये आपका हो चुका। अब आइए बच्चे आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ बच्चे आपका आगे दिया हुआ है, आगे बच्चे यहाँ पे देखिए फार्मूला लिखा गया है M1 M2 = E1 E2। तो सर इसमें आप ये सोचते होंगे कि सर इसमें Z1 Z2 कहाँ चला गया? आप फार्मूला बताएं M1/M2 बराबर Z1/Z2 बराबर E1/E2। यहाँ सूत्र लगा रहे हैं M1 M2 बराबर E1 E2। तो बाबू ये बात ध्यान रहे कि जिस क्वेश्चन के श्रेणीबद्ध के क्वेश्चन में कोई भले ही 3 कंपाउंड, उसमें 3 चीज है, लेकिन आपको श्रेणी क्रम के रूप में 2 ही फार्मूला का इस्तेमाल करना, कोई 2 का
देखिए इसमें क्या बोला था, इसमें बोला गया इसमें m1 का मान दिया है, m2 का मान निकालना है, ठीक है। लेकिन E1 E2 तो हमेशा आपको निकालना ही पड़ेगा, तुल्यांकी भार तो निकालना ही पड़ेगा। जिस क्वेश्चन में बच्चा m1 m2 इलेक्ट्रोड पदार्थ की मात्रा दिया हुआ रहे तो उस क्वेश्चन में Z1 Z2 को साइलेंट कर दिया जाता है। और जिस क्वेश्चन Z1 Z2 होता क्या, Z1 Z2 होता विद्युत रासायनिक तुल्यांक, और जिस क्वेश्चन में विद्युत रासायनिक तुल्यांक दिया हुआ रहता है उस क्वेश्चन में m1 और m2 को क्या करते हैं, साइलेंट कर देते हैं, मतलब इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो कोई दो ही कंपाउंड आपको यूज यहाँ पे करना है। हमें उम्मीद है कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चा, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो m1/m2 और E1/E2, m1 का मान इतना हो गया, m2 का मान निकालना है, m1 का मान दिया हुआ था ना, अब बराबर E1 का मान निकाले हुए 31.75, E2 का मान 108, ठीक है। अब इसको क्या किया गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया, 31.75 मल्टीप्लाई m2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई बाबू इसको इससे किया गया है, ठीक है, और इसको इससे किया गया बच्चा, ठीक है। तो इतना हो गया इतना, ठीक है। तो m2 का मान यहाँ से निकाला गया, तो मल्टीप्लाई इज डिवाइड होगी, चल जाएगा है ना, डिवाइड हो गया। तो अब बताइए यहाँ से इकाई दहाई का मतलब 10, इकाई दहाई सैंकड़ा का मतलब 100। तो 100 में 2 शून्य था, एक शून्य से एक शून्य आपका कट गया। अब ये दोनों को बच गया 7 मल्टीप्लाई 108, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो निकल गया 756, और एक 10 इसमें था, 10 इसमें बैठा दिए शून्य, है ना, तो इतना आपका आ गया। अब बटा बच गया 3175, अब इससे भागा इतना में दिया गया, तो m2 का मान निकल गया 2.38 ग्राम आएगा। क्यों ग्राम, क्यों सर आएगा, तो ग्राम इसलिए आएगा क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, m2 ने निकाल रहे हो, और m2 क्या होता है, इलेक्ट्रोड पदार्थ की मात्रा होता है। तो m2 जो निकाले हैं वो किसका निकाले, 2.38 ग्राम, तो वो किसका निकला है, सिल्वर का निकला है बच्चा, है ना, क्योंकि कॉपर का दिया हुआ था तो सिल्वर का निकला है, तो ये सिल्वर का इतना बच्चा आप लोग का आंसर हो गया, ठीक है। तो ये बच्चा आप लोग का प्रॉब्लम आप लोग का श्रेणीवाद के रूप में बता दिया गया। अब अगले क्लास में अगला प्रॉब्लम आप लोग को बताया जाएगा बच्चे, ठीक है।